नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट फर्स्ट शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोग ध्यान रखना, आपका जो पेपर रहेगा सुबह 8:30 बजे से अर्थात 8:30 से 10:30 तक रहेगा। ठीक है, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो पहले तो आप लोग ध्यान रखना, कितना प्रश्न है, कितने अंक का है, 80 अंक का। कितना प्रश्न हल करना है, 65 से भाग दे दीजिए। आ गया एक प्रश्न का 1.23। ठीक है, तो एक प्रश्न 2-3 अंक का हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कितना प्रश्न सही करना, तो आप 26 से गुणा करके चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको 32%, 80 का 40% कितना होता है, 32। आपको 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। और 32 अंक कब आएगा, जब आप 26 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, 80 में 65 से भाग दीजिए, एक प्रश्न आ जाएगा कितने अंक का होगा। ठीक है, 1.23 अंक का। इसमें 26 से गुणा कर दीजिए, देखिए 32 आ रहा है, क्योंकि आपका 80 या 40% कितना होता है, 32। हम इसको निकाल चुके हैं सिलेबस के समय बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। तो आप देखिए, तो 32 अंक आपको प्राप्त होगा जब आपका 26% सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आप 80 में 65 से भाग दीजिए, एक प्रश्न आ जाएगा। और 26 से देख लीजिए, या फिर 32 में आप जो है 1.23 अंक से भाग दे दीजिए, अपने आप आ जाएगा। 26 प्रश्न सही करना है आपको। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, इसका यूनिट फर्स्ट शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, हम लोग हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी बीएड सेकंड सेमेस्टर की। और जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप देख भी चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कितने ज़्यादा फायदा आपको आते थे, 60 प्लस 70 के आसपास प्रश्न मिल जाते थे प्रैक्टिस सेट से। तो आप ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो अगर आप जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से आप लोग बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कुछ करना नहीं है, जो प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं उसे आप सॉल्व करते जाइए बस। ठीक है, बाकी फुल प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे, उसे विशेष रूप से आप सॉल्व कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी यहाँ पर जो भी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आपको परिचित के हैं, उन्हें भी शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आपको भी पता है सीमित बच्चे हैं बीएड वाले, क्योंकि अभी बीएड थोड़ा बच्चे कम भी करने लगे हैं, बीटीसी ज़्यादा वैल्यू हो गई है प्राइमरी से हटाने के बाद, बट जो भी है ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर किया था, मैंने देखा कई बच्चे ग्रुप में शेयर करते थे, कई ग्रुप में जुड़ा हूँ और स्टेटस में भी लगाते थे। तो प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हम लोग जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ है ए, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, बी, प्रशिक्षण से होने वाले परिवर्तन, सी, अभ्यास से होने वाले परिवर्तन, डी, उपयुक्त सभी। तो अधिगम का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, प्रशिक्षण में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास से होने वाला परिवर्तन, सभी सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अधिगम का संबंध है
ए स्थायी परिवर्तन से बी, अस्थायी परिवर्तन से सी, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से डी, उपयुक्त सभी। तो अधिगम का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, सीखना है, ए एक प्रक्रिया, बी एक घटना, सी परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सीखना क्या है, सही जवाब हो जाएगा ए, एक प्रक्रिया है। ठीक है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ध्यान रखना, अधिगम क्या है, सीखना है, लर्निंग तो एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं या इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति होती है, ए अर्जित, बी अभ्यास, सी अपेक्षाकृत अस्थायी, डी उपयुक्त सभी। तो अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अर्जित भी होती है, अभ्यास से भी आती है और अपेक्षाकृत अस्थायी भी होती है। अगला प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखना, 2 बजे ही हम लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट हल करने का। ठीक है, तो आप लोग 2 बजे आ जाया करें, जो भी चीज़ें हैं देखा जाएगा। अगर 2 नहीं रहेगा फिर 4 रहेगा, 2 में कोई टाइम रखेंगे। ठीक है, 2 बजे या 4 बजे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है। किसने कहा है, सही जवाब हो जाएगा सी, अरमा रोड। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत है, कौन सा एक गलत है इसमें से, ए सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, बी सीखने के कारण व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, सी सीखना एक जातीय प्रक्रिया है, डी सीखना ज्ञान को अर्जित करना है। तो कौन सा गलत है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सीखना एक जातीय प्रक्रिया है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, सीखने का संबंध है, ए औपचारिक सीखने से बी, अनौपचारिक सीखना से सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सीखने का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है, ए अनौपचारिक सीखना बी, औपचारिक सीखना सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है, सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना आप लोग, ए बी दोनों। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों हैं। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप बने रहेंगे साथ साथ में। अगर नहीं देंगे तो हो सकता है आप किसी अन्य काम में बिजी हो जाएं, फिर आपका मन इधर भटकता रहेगा। तो आप क्या करें, कहीं भी भोजन कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमेशा आप ब्लूटूथ ईयरफोन लगा के प्रश्नों को देखते रहें। इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा। 8 मई से शुरू हो रहा है, मान चलिए अभी 1 महीने बाद होगा, जो भी है। ठीक है, अब 1 महीने क्या, लगभग मान चलिए ज़्यादा है, अभी मार्च चल रहा है, मान लीजिए आज 11 मार्च हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो अप्रैल मई लगभग 2 महीने मान सकते हैं। ठीक है, और पर्याप्त समय है, अगर आप चाहें तो 90+ ला सकते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बच्चे 90+ बना लेते हैं, जो नॉर्मली पढ़ते हैं 80+ बन जाता है, जो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं 85, जो साथ में जुड़े रहते हैं, अच्छे से कुछ नहीं करते हैं, बस जो प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं हल करते रहेंगे, तो 90+ आपके बन जाएंगे। प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, ए अधिगम, बी शिक्षण, सी प्रशिक्षण, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण। अगला प्रश्न है, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के डॉट डॉट में घटित होता है, ये व्यवहार में, बी व्यक्तित्व में, सी संज्ञान में, डी अभिव्यक्ति में। तो अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के, तो सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, व्यवहार में घटित होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं या चरण होती हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, 3। शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण, शिक्षण के अंतः क्रिया चरण, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्था है, ए पूर्व तत्परता, बी अंतः क्रिया अवस्था, सी तत्परतावाद, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण की अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है, ए शिक्षण के पूर्व तत्परता में, बी अंतःक्रिया में, सी शिक्षण पश्चात में, डी उपयुक्त सभी में। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण की पूर्व तत्परता में। अगला प्रश्न है, छात्रों की
उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है। ए शिक्षण की पूर्व अवस्था, बी शिक्षण के अंतःक्रिया अवस्था से, सी शिक्षण के पश्चात अवस्था से, डी उपयुक्त सभी। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 14 का शिक्षण पश्चात क्रिया अवस्था में। अगला प्रश्न है पृष्ठ पोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? ए पूर्व अवस्था से, बी अंतःक्रिया अवस्था से, सी शिक्षण पश्चात अवस्था से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण पश्चात अवस्था से। पृष्ठ पोषण का संबंध। अगला प्रश्न है कक्षा की आकार की अनुभूत शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है? ए अंतःक्रिया अवस्था, बी शिक्षण पश्चात, सी शिक्षण पूर्व अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का अंतःक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है? ए पूर्व अवस्था में, बी पश्चात अवस्था में, सी अंतःक्रिया अवस्था में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी पश्चात अवस्था में। मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है? पश्चात अवस्था में, अर्थात शिक्षण प्राप्त होने के बाद। अगला प्रश्न है लगभग 100+ प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। व्यवहार आणविक न होकर सर्वांगिक घटना है, किसने कहा? ए स्किनर, बी टालमैन, सी पावलोव, डी गुथरी। तो व्यवहार आणविक ना होकर सर्वांगिक घटना है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी टॉलमैन ने। अगला प्रश्न है किस क्रियाप्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? ए शिक्षा, बी सीखने की सामग्री, सी पुनर्बलन, डी प्रतिपुष्टि। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, सी पुनर्बलन। अगला प्रश्न है पुरस्कार के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है या मुख्य विशेषता किसकी है? ए व्यवहारवादी, बी संज्ञानात्मक, सी वैज्ञानिक, डी मानवतावादी। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, ए व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है एक प्रभावी अध्यापक वह है जो ए परिवर्तन लाता है, बी परिवर्तन को दिशा देता है, सी दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं, ए पाठ्यवस्तु, बी कक्षा संप्रेषण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, पाठ्यवस्तु और कक्षा संप्रेषण दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षण के चर हैं, ए छात्र, बी शिक्षक, सी विषय वस्तु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण का संबंध है, ए कला, बी विज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी ए बी दोनों, कला और विज्ञान दोनों है शिक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप है, ए एक तांत्रिक, बी प्रजातांत्रिक शिक्षण, सी हस्तक्षेप रहित शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप हैं, ए औपचारिक शिक्षण, बी अनौपचारिक शिक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी ए बी दोनों। व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप क्या है? औपचारिक अनौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी 3 भागों में, ठीक है। शिक्षण संबंधी क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, कार्य करना। किसी प्रश्न में संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्रश्न संख्या जरूर डाला करें, ठीक है। शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है, ए प्रस्तुतिकरण में, बी प्रदर्शन में, सी कार्य करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रकृति है, ए शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, बी शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, सी शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? ए एडम, बी जॉन ड्यूबी, सी गैने, डी रायन। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए जॉन एडम्स। जॉन एडम्स मानते हैं कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी या शिक्षक और छात्र के बीच एक निरंतर संवाद होता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो महत्वपूर्ण है, द्विध्रुवी की या 3 ध्रुवी दोनों महत्वपूर्ण है। ए जॉन ड्यूबी, बी एडम्स, सी गिलफोर्ड, डी ब्लूम। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है
किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए। ध्यान रखना, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो गया था, ध्यान रखना आप लोग, ए एडम्स। ठीक है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए 31 का जॉन ड्यूबी। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए जॉन ड्यूबी है। जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। शिक्षक, बच्चा, शैक्षिक वातावरण या समाज। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, प्रश्नों को प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे क्या होता है, सभी लोगों को लाभ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है, ए स्वतंत्र, बी परतंत्र, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, शिक्षण में छात्र चर है, ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी हस्तक्षेप चर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए आश्रित चर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में पाठ्यवस्तु तथा विधियां चर हैं, ए स्वतंत्र चर, बी आश्रित चर, सी हस्तक्षेप चर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी हस्तक्षेप चर। शिक्षण में पाठ्यवस्तु तथा विधियां क्या हैं? तो हस्तक्षेप चर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है, ए छात्र, बी शिक्षक, सी राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए। ध्यान रखना, प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में छात्र का हित जो है ये प्रमुख होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। सही जवाब हो जाएगा 37 का। ध्यान रखना, एक तंत्र की शासन व्यवस्था में उसमें राज्य का हित प्रमुख होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा बी, राज्य का हित प्रमुख है। जबकि लोक प्रजातांत्रिक में क्या होता है, इसमें छात्र का हित प्रमुख होता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, एक तंत्र शासन में अच्छा शिक्षण उसे कहा जाता है जिसमें शिक्षक अपने व्यक्तिगत गुणों से अंतःक्रिया द्वारा छात्रों को प्रभावित कर उसमें एक ऐसे गुणों एवं मूल्यांकनों का विकास करे जो राज्य एवं शासन के हित में हो। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की व्यवस्था है, ए शिक्षक की योग्यता, बी शिक्षण कुशलता, सी शिक्षक की उपलब्धियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, किसने कहा? ए गेट्स, बी स्किनर, सी पावलोव, डी गिलफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए गेट्स। अगला प्रश्न है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा? ए स्किनर, बी गिलफोर्ड, सी गैने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए स्किनर। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया है, ए मानसिक, बी शारीरिक, सी भौतिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम है तो हम लोग दे भी चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा 42 का सी। कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है, ए सरल, बी जटिल, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी जटिल। अधिगम क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल, सक्रिय, नियोजित या अनियोजित, चेतन या अचेतन है, या वृद्धिशील, संचयी या परिवर्तनकारी हो सकता है, या निर्देशित या स्वतंत्र हो सकता है। अधिगम भी आजीवन है। ठीक है, अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, अधिगम है, ए अदा, बी प्रदा, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो अधिगम क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, अदा और प्रदा दोनों है। अगला प्रश्न है, अधिगम का प्रकार है, ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, ए बी दोनों, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा ए, किलपैट्रिक महोदय ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है
जो कि बेचने और खरीदने में, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना आप लोग। 47 का सही जवाब है बी। किलपैट्रिक ने कहा कि शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो बेचने और खरीदने में है। अगला प्रश्न है, अधिगम में सहायक वाह्य प्रक्रम है। ए शिक्षण, बी प्रशिक्षण, सी अनुदेशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, 4। अगला प्रश्न है, स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? ए स्मृति में, बी बोध में, सी चिंतन में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, स्मृति में। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है। ए स्मरण, बी आत्मसात, सी चिंतन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्मरण। अगला प्रश्न है, चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार देता है। ए बोध, बी स्मृति, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। बोध और स्मृति दोनों चिंतन के शिक्षण के आधार देते हैं। अगला प्रश्न है, बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है। ए चिंतन, बी स्मृति, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी स्मृति। अगला प्रश्न है, सूझबूझ से युक्त शिक्षण स्तर कहलाता है। ए बोध, बी स्मृति, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए बोध। अगला प्रश्न है, शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है। ए स्मृति, बी बोध, सी चिंतन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, चिंतन। अगला प्रश्न है, श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? ए बोध, बी स्मृति, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना बी स्मृति। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया है था, तो किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है। ए तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, बी प्रत्यास्मरण करना, सी पहचान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? ए यसार अनुक्रिया पर, बी आत्मसातीकरण पर, सी ए बी दोनों, डी चिंतन पर। तो स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए एसआर अनुक्रिया पर। अगला प्रश्न है, मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित है? ए चिंतन, बी बोध, सी स्मृति, डी उपयुक्त सभी। मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, बोध। एच.सी. मॉरिसन के शिक्षण स्तर संबंधित है बोध स्तर पर। हर्बर्ट का शिक्षण स्तर संबंधित है स्मृति स्तर पर। मॉरी पी हंट का शिक्षण स्तर जो है चिंतन स्तर से संबंधित है। तीनों को याद रखना, ठीक है। मॉरिस पी हंट का चिंतन स्तर और हर्बर्ट का स्मृति स्तर और एच.सी. मॉरिसन का बोध स्तर, तीनों ध्यान रखना आप लोग। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना डी मॉरिसन का, ठीक है, मॉरिसन का बोध स्तर का, और स्मृति स्तर हर्बर्ट का, चिंतन स्तर मॉरिस पी हंट का। सारा चीज आपको क्लियर हो, तीनों में से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है। ए स्मृति स्तर का, बी स्मृति स्तर का ज्ञान, बी बोध स्तर का ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना आप लोग सी ए बी दोनों, स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों का ज्ञान। अगला प्रश्न है, स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्बलन को माना। ए मूल घटक, बी अनावश्यक घटक, सी सब कुछ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए मूल घटक। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग 65 का सही जवाब हो जाएगा ए
हंट है। ठीक है, तो शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? तो ए हंट में। ध्यान रखना, इसमें मॉडल में अगर आप देखोगे तो आपको गलत मिल जाएगा। ठीक है, उसमें तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ए इसका सही जवाब है। ठीक है, और 64 का क्या था? ए था, मूल घटक है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, H.C. मॉरिसन के चिंतन स्तर हम लोग देख ही चुके हैं। बोध है हार्वर्ड का, स्मृति स्तर हंट का, चिंतन स्तर। अगला प्रश्न है, विचार या तर्क की अभिव्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है? ए स्मृति, बी बोध, सी चिंतन, डी ए बी दोनों से। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, चिंतन स्तर। अगला प्रश्न है, छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, बोध स्तर से। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास शिक्षण की किस स्तर से संबंधित है? ए स्मृति, बी बोध, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, चिंतन। अगला प्रश्न है, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? ए चिंतन, बी बोध, सी स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, चिंतन। अगला प्रश्न है, चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम है? ए हेल्गर हंट, बी गार्डनर हंट, सी मॉरिस पी हंट, सी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, मॉरिस पी हंट। अगला प्रश्न है, शिक्षण को नियंत्रित करते हैं? ए शिक्षण के सिद्धांत, बी शिक्षण सूत्र, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं? ए शिक्षक का अनुकरण, बी अभ्यास, सी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्र अधिक सीखते हैं? ए दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, बी वाह्य की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से, सी श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण सामग्री से, डी उपयुक्त सभी से। छात्र अधिक सीखते हैं, सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं? ए पुनर्बलन, बी पदपुष्टि, सी अभिप्रेरणा, डी उपयुक्त सभी से। छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं, सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं? ए अनुक्रिया का सिद्धांत, बी सक्रियता का सिद्धांत, सी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं? ए अभ्यास का सिद्धांत, बी अनुकूलन वातावरण का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत, डी मूर्त से अमूर्त की ओर। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना, ए अभ्यास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, बी स्वाधिगम का अधिक सिद्धांत, सी सक्रियता का सिद्धांत, डी चयन का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना, ए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? ए पूर्ण से अंश, बी विश्लेषण से संश्लेषण, सी विवृत्ति एवं अभ्यास, डी मूर्त से अमूर्त। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, अवृत्ति एवं अभ्यास। शिक्षण के विभिन्न सूत्र ध्यान रखना, ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभूत से युक्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ए सरल से जटिल की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी अमूर्त से मूर्त की ओर, डी अनुभूत से युक्ति की ओर। कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना, 79 का अनुभूत से युक्ति की ओर। तो निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा आपको मिल जाएगा? अनुभूत से युक्त की ओर भी है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमूर्त से मूर्त की ओर, ये नहीं है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं
मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं है, मूर्त से अमूर्त की ओर है। ज्ञात से अज्ञात की ओर आप देख सकते हैं, सरल से जटिल, निश्चित से अनिश्चित, अनुभूत से युक्ति वगैरह, मूर्त से अमूर्त है, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा का प्रचलन देन है। ए मनोविज्ञान का, बी जैविक विज्ञान का, सी भूगर्भ शास्त्र का, डी कृषि विज्ञान का। सही जवाब हो जाएगा ए मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है, तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है। ए हंट से, बी मॉरिसन से, सी थॉर्नडाइक से, डी भाटिया से। सही जवाब हो जाएगा सी थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम विकसित किए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम नियमों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। अधिगम के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है। अधिगम के गौण नियम कौन कौन से हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति का नियम, तत्वों के पूर्व समर्थता का नियम, सदृश द्वारा अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये सारी चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखना। प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम है, किसने कहा। ए वुडवर्थ, बी ग्लेसर, सी रायन, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना ए वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करता है। ए शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, बी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी शिक्षण सूत्र, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करता है। सही जवाब हो जाएगा तीसरी का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आगमन से निगमन की ओर है। ए शिक्षण सूत्र, बी शिक्षण प्रविधि, सी शिक्षण विधि, डी शिक्षण सिद्धांत। तो आगमन से निगमन की ओर क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षण सूत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी विलियम एच वाटसन और एन एल गेज दोनों ने कहा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अधिक सफल हुए। ए अधिगम के सिद्धांत, बी प्रतिमान, सी अधिगम परिस्थितियां, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 86 का ए अधिगम के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गैने की पुस्तक का नाम है। ए कंडीशन ऑफ लर्निंग, बी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, सी प्रिंसिपल ऑफ मोशन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना ए कंडीशन ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थितियां, ध्यान रखना कंडीशन ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियां में कितनी अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना बी 8। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विविधात्मक अधिगम, अवधारणा अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। अगला प्रश्न है, शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से आई के डेविस ने कितने परिस्थितियों को महत्व दिया। सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना आप लोग सी 5। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है। सही जवाब हो जाएगा 90 का ए अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगर व्यू अच्छा आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो 4th सेमेस्टर भी चल रहा है, प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, फिर उन्हीं का हल करेंगे। लेकिन अगर व्यू आता रहा तो दोनों लोग हल करते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, ऐसे नहीं कि अभी 1.5-2 महीना है तो हम लोग लेट करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू चलते रहिए, जब भी टाइम मिले आप देखते रहिए। तो अधिगम के रूप में जाने जाते हैं। ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो अधिगम के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट हैं तो वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते रहें। क्योंकि आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तभी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ करना नहीं है, जितना टाइम बचा है जम के बस कुछ नहीं करना, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। प्रश्न है, ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। ए ज्ञान की, बी करने की, सी अनुभूत की, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान क्रियाएं हैं, ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी ज्ञान की, करने की, अनुभूत की। ठीक है। सभी जवाब इसके
सही है। अगला प्रश्न है, गैने ने अधिकम परिस्थितियों का वर्णन कब किया, अर्थात किस सन में किया। सही जवाब हो जाएगा 93 का ध्यान रखना, ए 1965 में। अगला प्रश्न है, गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रिया का संबंध डॉट डॉट से होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, अधिगम उद्देश्य। अगला प्रश्न है, गैने की पहली अधिगम परिस्थिति डॉट डॉट जानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, संकेत अधिगम। अगला प्रश्न है, गैने की संकेत अधिगम परिस्थिति से मेल खाती है। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, अनुबंधित अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है। ए प्रत्यय बी श्रृंखला, सी बहुविधेय परिस्थिति, डी अधिनियम अधिगम। तो अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, अधिनियम अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है। ये प्रत्यय अधिगम, बी संकेत, सी अनुक्रिया उद्देश्य उद्दीपन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यय अधिगम शिक्षण की किस स्तर से संबंधित है। ए स्मृति, बी चिंतन, सी बोध, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 99 का ध्यान रखना, बी चिंतन से। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन में गैने की कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है। सही जवाब हो जाएगा 100 का ए, अनुक्रिया उद्दीपन। अगला प्रश्न है, गैने ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया। ए शाब्दिक श्रृंखला, बी अशाब्दिक श्रृंखला, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, गैने के अनुसार अधिगम की पांचवी परिस्थिति है। ए विभेदीकरण, बी संप्रत्यय, सी संकेत, डी नियम। तो गैने के अनुसार अधिगम की पांचवी परिस्थिति है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, विभेदीकरण। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं। पहला संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य, विभेदात्मक अधिगम, उदाहरणात्मक अधिगम, सिद्धांत अधिगम। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम। तो ये सारी चीजों आप लोग ध्यान रखना थोड़ा से। अगला प्रश्न है, गैने के अनुसार अधिगम ऊंची अवस्था है। ए अधिनियम, बी प्रत्यय, सी संकेत, डी समस्या समाधान। सही जवाब हो जाएगा 103 का ध्यान रखना, डी समस्या समाधान। गैने के अनुसार अधिगम की सबसे निम्न अवस्था है संकेत अधिगम। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए। तो लगभग 125 प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, रुचि किया हुआ ध्यान है या किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा बी, मैकडूगल ने। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ डॉट डॉट की क्रिया भी सम्मिलित रहती है। सही जवाब हो जाएगा 106 का बी, संश्लेषण। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ साथ संश्लेषण की क्रिया भी सम्मिलित रहती है। विश्लेषण मतलब किसी चीज को कई भागों में बांटना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। कितने सब इस प्रश्न का बोलते हैं ना, निम्नलिखित प्रश्नों का विश्लेषण कीजिए। संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, कई पार्ट को एक करना। एक तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ए परिपक्वता, बी प्रेरणा, सी बुद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने की प्रभावशाली विधि मानी जाती है। ए कहानी विधि, बी वाद विवाद विधि, सी अभिनय विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शारीरिक क्रियात्मक कारक है। ए ज्ञानेंद्रियां, बी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सी आयु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। ए बुद्धि, बी ज्ञानेंद्रियां, सी रुचि व रुझान, डी इच्छा। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञानेंद्रियां।
अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है ए समय, बी भौतिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला अध्यापक से संबंधित कारक है ए विषय का ज्ञान, बी व्यक्तित्व, सी पढ़ाने की इच्छा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के विभिन्न सामान्य प्रविधियां हैं ए व्याख्या, बी स्पष्टीकरण, सी कहानी कथन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पहले सीखे गए कौशल का नवीन ज्ञान पर कोई प्रभाव न होना है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 114 का ए शून्य अंतरण। ठीक है, शून्य अंतरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्न स्तरों में बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी प्रेरणा स्तर। बाकी स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कौन से स्तर के बिना बोध व चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकता। सही जवाब हो जाएगा ए स्मृति स्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रवर्तक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी हर्बर्ट। H.C. मॉरिसन हम लोग दे भी चुके हैं। H.C. मॉरिसन शिक्षण स्तर के प्रवर्तक हैं। तो बोध स्तर के, स्मृति स्तर के हर्बर्ट शिक्षण स्तर, मॉरिसन। पी हंट जो है ये चिंतन है। ठीक है, तो हर चीज़ें आप ध्यान रखना। मॉरिसन जो है बोध स्तर के, हर्बर्ट स्मृति स्तर के, हंट जो है चिंतन स्तर के। तीनों याद रहे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के बोध स्तर के प्रवर्तक हैं। तो हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए मॉरिसन। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन स्तर के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा सी हंट। ज्ञानात्मक कौन से स्तर का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा ए स्मृति स्तर का। प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें और लाइक और शेयर किया करें। अगला प्रश्न है, विश्लेषण व संश्लेषण कौन से स्तर का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी चिंतन स्तर का। अगला प्रश्न है, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले छात्र पाठ को सीखने में लेंगे। सही जवाब हो जाएगा ए कम समय लेंगे। ठीक है, मानसिक परिपक्वता वाले छात्र कम समय लेते हैं। अगला प्रश्न है, थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति के पूर्ण व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता। किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए ड्रेवर। अगला प्रश्न है, थकान के लक्षण हैं ए जम्हाई लेना, भी शरीर का शिथिल होना, सी झपकी आना, डी उपयुक्त सभी। थकान के लक्षण हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कुछ चीजें हैं आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षण के विभिन्न सूत्र कौन कौन से आपको याद होना चाहिए। बार बार प्रश्न यहाँ से आता है। ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभव से युक्ति की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक या तार्किक से तर्कात्मक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। सारी चीजें हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न आप इसका जवाब जरूर दिया करें। प्रश्नों को एग्जाम में सेम टू सेम आने की संभावना है। प्रश्न है, सीखना है ए एक प्रक्रिया, बी घटना, सी परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति होती है ए अर्जित, बी अभ्यास, सी अपेक्षाकृत स्थायी, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसने कहा। ए ड्यूबी, जी एडम्स, डी सी गुलफोर्ड, डी ब्लूम। अगला प्रश्न है, निम्न से सही सूत्र शिक्षण नहीं है। निम्न से सही शिक्षण सूत्र नहीं है। ए सरल से जटिल, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी अमूर्त से मूर्त की ओर, डी अनुभूत से युक्ति की ओर। अगला प्रश्न है, तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है। ए हंट से, बी मॉरिसन से, सी थॉर्नडाइक से, डी भाटिया से। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट बी 201 दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष, इसका यूनिट 2 अधिगम के उपागम। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देख ही चुके हैं।
पहले पेपर में 60 प्लस, दूसरे पेपर में 69 लगभग 70, तीसरे पेपर में देखेंगे 70 लगभग 50 के प्लस रहा था। तो इस तरह सारे पेपर में बहुत अच्छे आप देखेंगे सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिले थे और आप लोग पेपर भी बहुत अच्छे हुए थे। तो आप लोग रिजल्ट ध्यान रखिएगा। अप्रैल में मान चलिएगा आपका रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। अभी थर्ड सेमेस्टर कभी नहीं आया तो लोग पता नहीं कितना प्रोसेस लेट करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर व्यू अच्छा आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है आप लोगों से कि जो भी कॉलेज ग्रुप है, जहाँ भी आप जो बच्चे जानते हैं बीएड कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो थर्ड चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो या फिर सेकंड सेमेस्टर में, तो प्लीज़ उन्हें वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल के बारे में बताइए। निश्चित रूप से दोनों लोगों को लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।